डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवान है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी जानकारी देता हूँ। पिछले ही साल मैंने कॉलेज ख़त्म किया और उसके बाद अब तक मैंने काम करने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे पिता का यहाँ के एक बड़े शहर में एक बहुत बड़ा शोरूम है, जूतों का और कपड़ों का। हमारे शहर का सबसे बड़ा शोरूम। कमाई भी अच्छी होती है और मेरे पिता कहते हैं तुम दुकान पर कभी भी बैठ सकते हो, लेकिन मैं कभी कभी ही बैठता हूँ। अपनी जिंदगी को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे दो दोस्त अरविंद और देशबंधु, मैं उनके साथ घूमने के लिए निकल जाता हूँ। दोनों के पिता भी एक दुकानदार हैं। हमारे पास रॉयल एनफील्ड है और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हम यहाँ पर कम रहते हैं, पहाड़ों में ज़्यादा। उत्तराखंड और हिमाचल हमारे सबसे पसंदीदा प्रदेश हैं और हम गर्मियों की शुरुआत में ही अपनी बाइक को लेकर उस तरफ बढ़ जाते हैं। कभी किसी शहर में रहना तो कभी किसी छोटे से गांव में रहना। पूरी गर्मियां हम वहां पर बिताते हैं और घर की भी काफ़ी याद आती है, लेकिन सर्दियां शुरू होने से पहले पहले हम वापस आ जाते हैं। कभी कभी तो ये ट्रिप 1 से 1.5 महीने का होता है और इस बार भी हमने तैयारी की हुई थी कि नई जगह जाएंगे और बारिश शुरू होने से पहले पहले अच्छी जगह का चुनाव भी करना है। लेकिन इस बार बारिश थोड़ा पहले शुरू हो गई। हिमाचल की उन पहाड़ियों में हम आगे बढ़े जा रहे थे। लेह लद्दाख का दौरा इस बार भी करने का हमने सोचा तो था, लेकिन कुछ सड़कें काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। बारिश के कारण भूस्खलन आया और उसी के कारण कई सड़कें टूट चुकी थी और हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अरविंद ने कहा क्यों ना इस बार रास्तों का चुनाव कुछ अलग तरीके से किया जाए। नई जगह पर जाते हैं, नए गांव में जाते हैं, नए शहरों को देखते हैं। हमारे पास नक्शा था, मोबाइल में भी और पेपर पैक में भी, इसलिए हम रास्तों में कभी भटकते नहीं थे। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां बाइक भी घुस नहीं सकती। जब रास्ते टूटे हों, नदियां पानी से उफान मार रही हों, आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होती है और यहाँ हमें समझ में आ गया। पहाड़ी इलाकों में एक ऐसी जगह हम फंस गए जहां नदियां उफान मार रही थीं और 1-2 बार हमारी बाइक स्लिप हुई और हम खाई में गिरते गिरते बचे थे। तभी बंधु ने कहा था यहाँ किसी गांव में रुकते हैं। वैसे भी हम नई जगह जाना पसंद करते हैं ना, ढूंढते हैं कोई ना कोई गांव। जब बारिश रुकेगी तभी आगे बढ़ेंगे। भाई बारिश में आगे बढ़े ना, मुझे क्यों मौत नजर आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। दोनों मरवाओगे मुझे। बंधु थोड़ा डरपोक था, इसीलिए हमने सोचा उसे ज़्यादा ना डराया जाए और यहाँ किसी गांव में शरण ले लेते हैं। हमारे पास रुपए तो काफ़ी हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा कमरा किसी न किसी गांव में मिल जाएगा और गांव वाले काफ़ी मददगार होते हैं। कुछ रुपयों के लिए वो हमें अपना खाना दे ही देंगे। ऐसे ही एक गांव में हम पहुँचे थे। वहाँ से पीछे जाने का रास्ता नहीं था, आगे जाने का रास्ता नहीं था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हमें लगा 1-2 दिन हमें यहाँ पर रहना होगा और वैसे भी नई जगह जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। गांव में पहुंचते ही हमने एक तरफ बाइक लगा दी थी। गांव वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने हमें वहां रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया और हमसे 1 रुपया तक न मांगा। मेहमानों को इस तरह वो भगवान मानते थे और हमें भी खुशी हुई। हम अपनी तरफ से उन्हें कुछ तोहफे देना चाहते थे और वो पकड़ नहीं रहे, लेकिन हमने कहा ये आपकी ये स्वागत की कोई कीमत नहीं है, बस हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। गांव वालों के साथ हम तीनों इस तरह से घुल मिल गए थे कि बातें लंबी खिंचती जा रही थी। एक बड़ा सा हॉल था जहां पर कुल 35 लोग थे जो हमसे बातें कर रहे और हम उनसे बातें कर रहे। बारिश में ये हॉल बड़े अच्छे से बनाया गया है ताकि यहाँ बैठकर गांव की तरक्की के लिए बातें की जा सके।
गांव के मुखिया ने बताया, जब बारिश होती है ना, गांव से बाहर कोई जा नहीं सकता और गांव में कोई आ नहीं सकता। कई बार हमें एक हफ्ते तक गांव में ही इसी तरह रहना पड़ता है, लेकिन गांव में खेती की कोई कमी नहीं है, अनाज की कोई कमी नहीं है। हम तो 1-2 महीने बाहर बिना संपर्क के भी रह सकते हैं और यहाँ पहाड़ी के ऊपर वैसे भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन यहाँ से बाहर जाने में मुसीबत होती है। वो देखो, नीचे वाला पुल पूरी तरह से टूट चुका है और नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। गलती से भी उसके ऊपर जाने की कोई कोशिश करेगा तो मुश्किल तो बढ़ेगी ना। उस नदी को देखकर ऐसा लग रहा था प्रलय आने वाली है, और पहाड़ों में ऐसे मंजर हम कई बार देख चुके थे। कई बार हम बच चुके थे, इसीलिए सावधानी बरता करते थे। रात का वक्त हो गया, बातें चलती गई, भीड़ कम होती गई। कई लोगों को घर का काम करना था। मुखिया वहीं पर मौजूद और थोड़ी सी शराब पीकर वो बहक चुका था। कभी तो जवानी के किस्से सुना रहा, कभी बुढ़ापे की वो आशिकी की बातें सुना रहा। धीरे धीरे बातें काफ़ी अतरंगी और अजीब होती गई, और जब बात आई डाकन की, वो मुखिया एकदम सन्न हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे झटका लगा हो। उसकी ज़बान से डाकन शब्द निकला था और सारी जो उसकी शराब चढ़ी हुई थी 1 मिनट में उतर गई। बात ऐसे शुरू हुई कि वो जवानी के किस्से सुना रहा था कि एक लड़की को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, शादी करवाना चाहता था। वो लड़की भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करवा दी, सरकारी नौकरी करने वाले से। उसके बाद उसकी भी शादी हुई, लेकिन उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं था। लेकिन समय के साथ प्यार हो ही जाता है। 2 महीने में प्यार हो गया। हम मजाक में कह रहे थे, यानी जो पहला प्यार था अधूरा रह गया, दूसरा प्यार पूरा हो गया, क्या तीसरा प्यार भी हुआ? तब उसके ज़बान से निकला था, हाँ हुआ तो था उस डाकन से। ऐसा शब्द कहते ही वो भौंचक्का सा, हैरान सा, फिर कहने लगा, अरे यार ज़्यादा चढ़ गई है, माफ़ करना, मेरी ज़बान फिसल गई, इधर उधर की कोई बात कर हो गई, ध्यान मत देना। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला था। हम ऐसे कैसे जाने देते? डाकन, ये कैसा नाम है, अजीब सा। हमने मुखिया को पकड़ा और हम कहने लगे, बताइए ना, खूबसूरत थी, नाम तो अजीब है, दिखने में सुंदर थी, अफेयर हुआ आपका शादी के बाद? वो कहने लगा, यहाँ पर कोई अफेयर नहीं होता, एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद किसी लड़की से रिश्ता रखा नहीं जा सकता। वैसे मैं बस उसे देखकर थोड़ा मोहित हो गया था। सच बताऊं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कोई है नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक लड़की भी कोई नहीं है। अब सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, बैठो पीछे वाली कुर्सियों पर, पूरी शुरू से बात बताता हूँ। यह बात तब की है जब मेरी तीसरी बेटी हुई थी। मेरी बीवी तो घर में थी, बहुत ज़्यादा बीमार, और मैं उसके लिए अच्छे अच्छे फूल लेने के लिए गया था। प्यार जो करता था, अच्छे वाले फूल लेने के लिए मैं उन जंगलों में गया था, उन घाटियों में गया था। कहानियों को नकार दिया था कि वहाँ पर एक डाकिनी नज़र आती है। वहाँ जो डाकिनी है ना, कहते हैं एक डायन का रूप है, जैसे एक यक्षिणी और डाकिनी का रूप है। भयानक चुड़ैल डायन, उसे कोई भी नाम दे सकते हो। वो वहाँ नज़र आती है एक बांसुरी बजाते हुए, और कहते हैं उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो किसी को भी मोहित कर ले। बस वहाँ मैं भी उसकी नज़रों में खो सा गया था। खूबसूरत बहुत थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं बस भटक गया था, जैसे एक पल के लिए प्यार सा हो गया। यह बात कुछ क्षणों की है। मैं तो वहाँ से डर कर भाग आया। अब एक डाकिनी के चंगुल में कौन फंसे? मैं एक पवित्र इंसान था, शायद इसीलिए बच गया। जो अपवित्र हो वो शायद ना बचे, उसकी आंखों में खो जाए, और कहते हैं जो उसकी चंगुल में फंसता है वो वापस नहीं आता। वो मारती है या किसी और दुनिया में ले जाती है, कोई नहीं जानता, लेकिन जो वो करती है बचने नहीं देती किसी को। ये बातें सुनकर हम तीनों हैरान थे। मुखिया वहां से चला गया, लेकिन हमारी बातों का टॉपिक वही रहा। रात के 1-2 बजे तक हमें तो नींद नहीं आती, और एक खूबसूरत लड़की की बात उन्होंने बता दी तो हमारी आंखें चमकने लगी। आगे वाले हिस्से में वो नदी में पानी आया हुआ था, पीछे वाले हिस्से में कोई पानी नहीं था। वहाँ घूमा जा सकता था, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में वहाँ जाया जा सकता था। बारिश भी अगर होती तो पानी नीचे की तरफ बहता, परेशानी नहीं। हमने सोचा ये डाकन सच में नजर आती है कि हमें देखना चाहिए। देशबंधु तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ,
लेकिन अरविंद शराब पीने के बाद बहादुर बन जाता है। भले ही 30 लोग उसे पीटने के लिए आए, लेकिन शराब की एक बोतल अगर उसके होंठों के करीब आ जाए ना, पता नहीं कहां से ताकत आ जाती है। भले ही पिटता है, लेकिन झूठा झूठा बहादुर बनने का नाटक करता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहने लगा चलो देख कर आते हैं, वैसे भी रात को जंगलों में घूमना हमें पसंद है, पहाड़ों में कौन से शेर चढ़ने वाले हैं, देख कर आएंगे। खूबसूरत लड़की और पट गई तो सोचो सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक शेरनी होगी, शेरनी। चलो चलो। मुझे उस समय मन नहीं कर रहा था, थका हुआ था, लेकिन मुझे खींचता हुआ आगे की तरफ ले गया। हम उन पहाड़ी इलाकों में तीनों घूमे जा रहे। वहां टिड्डों की आवाज, कीड़ों की आवाज और कुछ पंछियों की आवाजें आ रही जो डरा रही थी। भले ही हिम्मत हमने दिखाई थी, लेकिन डर के मारे हमारी हालत पतली हो चुकी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें एक बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज सुनते ही देशबंधु ने कहा था, बांसुरी की आवाज आई, चलो चलो चलते हैं, ये डाकन का इलाका है, पीछे चलते हैं। लेकिन अरविंद कह रहा था उसी के लिए तो आए हैं। अब आवाज सुनाई दे रही है, देखें तो सही। डाकन ना हुई तो कोई ना कोई लड़की होगी ना, खूबसूरत हुई तो देखते रहेंगे, क्या पता जंगलों में हमारे सपनों की रानी मिल जाए। बंधु डरपोक था, अरविंद शराबी था। मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा, अजीब सा एहसास है, अजीब सी खुशबू है। पहाड़ों में ऐसे फूल नहीं होते जैसे फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है, और वो भी बारिश में। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, भीगते गए, और वो बांसुरी की आवाज धीरे धीरे करीब से आती गई। उस पहाड़ी के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठी सफेद और लाल रंग के अजीब से कपड़ों में वो लड़की बांसुरी बजा रही। बाल पीछे की तरफ थे, और यकीन कीजिए उसके बाल 15 से 16 फुट लंबे होंगे। एक तने के ऊपर बैठी हुई, और उसकी पीठ से बाल नीचे की तरफ लटकते हुए बहुत ज्यादा सुंदर, भीगे हुए जमीन को छू रहे थे, और ऊपर से वो बांसुरी बजा रही। बंधु ने उस लड़की को देखते ही कहा, चलो चलो डाकन देख ली, अब निकलो निकलो। मैंने कहा नहीं, देखे तो सही, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, खतरनाक है। सच में कोई लड़की है या बेवजह यहां पर कहानियां बनाई गई हैं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा था, उसकी नजरें खूबसूरत हिरनी जैसी नजरें, लेकिन मेरे दोस्त डरपोक पीछे भागने लगे, और दोस्तों को छोड़कर मैं यहां रुक नहीं सकता था। डरपोक मैं भी था, दोस्तों के साथ हिम्मत रहती थी, अकेले मैं भी डरता था। भागा मैं भी पीछे की तरफ। बड़ी तेजी से हम गांव के पास पहुंचे, तब जाकर हमने सांस ली। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे और कह रहे, डाकन पकड़ लेती तो मारती बहुत बुरा, खतरनाक होती है, खतरनाक। अब क्या करें, चलो चलो, वो कमरा जो हमें दिया गया है, चुप करके सो जाओ, रात को कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। मेरा मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। मुझे उसकी नजरें बहुत खूबसूरत लगी। यकीन कीजिए, इससे ज्यादा खूबसूरत आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी। मन कर रहा था रुकूं, चेहरा तो देख लूं, लेकिन मेरे दोस्त बड़े डरपोक, चेहरा देखने तक नहीं दिया, तो मैंने उनसे झगड़ा किया। धीरे धीरे हम में हाथापाई हुई, जो कि आम बात थी, कोई नई बात नहीं थी। कई बार सुंदर लड़कियों को लेकर हम में झगड़ा हो जाता था कि ये वाली मेरी, ये वाली मेरी। भले ही कोई लड़की हमसे पटती नहीं थी, लेकिन दोस्तों का झगड़ा काफी गंभीर होता था। यहाँ भी गंभीर झगड़ा, एक दूसरे के हमने काफी मुक्के मारे, थोड़ा सा लड़े, और उसके बाद कमरे में चले गए। एक दूसरे से हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों रात के अंधेरे में वो लड़की की खूबसूरती मुझे सोने नहीं दे रही थी। बेड से उठा, मैं बाहर की तरफ गया। मेरे दोस्तों ने करवट ली थी, शायद उन्हें पता ही नहीं चला। बाहर घूमते घूमते कुछ पेड़ों के पास बैठा मैं, सोचे जा रहा, पहाड़ों में, बारिश में, किसी पेड़ के नीचे बैठकर जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। अचानक पीछे से मुझे किसी ने पकड़ा और हिलाया। घबरा कर जब मैंने पीछे देखा तो मेरे दोनों दोस्त पीछे थे और कह रहे, देख अकेले यहाँ आ गया, हमें डर लग रहा था कहीं लड़की के पीछे तो नहीं चला गया। देख लड़ाई तो होती रहती है यार, चल चल साथ में आजा, डर लग रहा है तू कुछ कर ना ले। मैंने अपने दोस्तों को कहा, नहीं नहीं यार, मैंने तब कहा था ना, चलो दोबारा चलो, तुम माने नहीं। चेहरा देखना था यार, सच में उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी,
कोई डाकन वाकन नहीं होती यार, लड़की थी और इतने लंबे बाल, कभी देखे हैं इतने लंबे बाल? तुम्हें नहीं पता, पहाड़ों की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, ये भी उनमें से एक थी। क्या पता हमारी कोई बात ही बन जाती। पता नहीं कहां से अरविंद में हिम्मत आई और कहने लगा, हमारे भाई की बात बनती है तो हम बनाएंगे, चलो चलो फिर उस तरफ। बंधु शुरू में मना करता रहा, लेकिन अरविंद ने कहा, देख इसकी बात बनी तो तेरे लिए भी हिमाचल की कोई सुंदर सी लड़की ढूंढेंगे। अब बता सही है या नहीं, इसकी कोई साली होगी ना, उससे आधी भी दिखती हुई तो तेरी बात तो बन जाएगी। बंधु का कद छोटा था इसलिए हिम्मत ज्यादा थी, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। वो भी चल पड़ा हमारे साथ। उन्हीं पहाड़ी रास्तों में बारिश थोड़ी कम हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में आगे देखे जा रहे और पेड़ों के ऊपर वो रोशनी पड़ रही। ऐसा लग रहा था चमकदार पत्तियां और धीरे धीरे वो खुशबू जब हमें सूंघने को मिल रही, ऐसा लग रहा सबसे अच्छे वाला परफ्यूम। हर तरफ वो सुगंध ही सुगंध थी जिसने हमारी आंखों को चमका कर रख दिया और हमारे कदम भी हमें खुद ब खुद खींचे जा रहे थे। जब हम उसी जगह पर पहुंच चुके थे, सामने उसी पेड़ के ऊपर दूसरी तरफ मुंह की हुई वही लड़की, वैसे ही सफेद लाल से कपड़े और इतने लंबे बाल, जमीन को छू रहे, और जमीन को छू रहे बाल थोड़े थोड़े गंदे हो चुके थे। बांसुरी बजाने का उसका तरीका बहुत ही मधुर था। कानों में वो आवाज पहुंच रही तो ऐसा लग रहा जैसे बस यहीं पर बंद कर रह जाएं। लेकिन हम तीनों यही कह रहे थे, उसके बांसुरी में कोई जादू लगता है, जैसे अपने आप हम उसके शरीर की तरफ खींच रहे हैं। जब हम ये बातें कर रहे थे ना, वो बांसुरी की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। हमने ध्यान ही नहीं दिया, तीनों आपस में बात कर रहे कि ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। बांसुरी की आवाज बंद और वो लड़की ने अपना चेहरा इस तरफ किया हुआ था। वो सिर्फ आंखें नजर नहीं आई बल्कि वो पूरा चेहरा नजर आया, बहुत ज्यादा खूबसूरत और बारिश में भीगी हुई वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही। तभी उसने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई, जमीन पर आ गई और हमारे सामने खड़ी थी और मुस्कुरा कर कह रही, यहां पर तुम रुके हो, जरूर कोई ना कोई खास मकसद के लिए आए होगे। मैंने उसको जवाब दिया, नहीं नहीं, हम बस यहां वैसे ही आए थे तो ये आवाज बहुत ज्यादा सुंदर लगी तो हम रुक गए। वो चलती चलती हमारे करीब आती जा रही थी, लेकिन बंदूक की जबान से निकले वो शब्द हमें डराने के लिए बहुत थे। पैर देखो, पैर पैर। उसके पैरों की तरफ जब हमारी नजर पड़ी ना, उसके पैर उल्टे थे, पीछे की तरफ पैर, एड़ियां आगे की तरफ, कदम आगे बढ़ा रही, बाल इतने ज्यादा लंबे जैसे शरीर ठहर सा गया, पूरी तरह से ठहर गया। मेरे दोनों दोस्त पीछे से कब भागे मुझे पता नहीं चला, पेड़ों के पीछे छिप गए और आवाज लगा रहे, भाग भाग। और सामने से वो लड़की कह रही, क्या हुआ, मैंने कुछ ऐसा किया जिससे डर कर तुम भाग रहे हो? मैंने कोई नुकसान पहुंचाया? मेरी नजरें उसके पैरों की तरफ और मैंने कहा, पैर। उसने कहा, बस इससे तो पहचान हो जाती है, लेकिन मैं नुकसान नहीं पहुंचाती। बांसुरी सुनना चाहते हो या सिर्फ चेहरा देखना चाहते हो? सामने कोई डरावनी सी खौफनाक सी चुड़ैल होती, डायन होती तो ऐसे डर कर भागने का मन भी करता। बस पैर ही तो उल्टे थे, लेकिन चेहरा ऐसा था कि नजरें हट नहीं रहीं। और जैसे ही उसने वो बांसुरी बजानी शुरू कर दी, चेहरे पर उसके मुस्कुराहट, बस मेरे पैर पीछे जा ही नहीं रहे। ऐसा नहीं था कि उसने कोई जादू कर दिया था, मैं भी थोड़ा सा ऐसा था, जब खूबसूरती नजर आती है तो रुकने का मन करता है। और उसकी वो मधुर आवाज, उससे ज्यादा अच्छी वो बांसुरी बजा रही थी, उससे ज्यादा सुंदर उसका चेहरा था और उससे ज्यादा लंबे उसके बाल थे। मेरे दोनों दोस्त तो छिपे हुए, लेकिन मैंने उससे कहा, तुम हो कौन? तुम्हारे पैर उल्टे हैं, इतना तो होगा तुम जिंदा नहीं होगी, भूतनी हो। तभी उसने बांसुरी बजानी बंद की और कहने लगी, बिना डरे सुनना, अगर सुनते सुनते डर लगे तो भाग मत जाना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, कभी मैंने यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी बातों पर मुझे यकीन हुआ तो उसने बताना शुरू किया, मैं एक डाकन हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहती, कुछ समय के लिए आती हूँ। एक दरवाज़ा है जो इस बांसुरी से खुलता है, देखना चाहोगे मैं कहाँ से आती हूँ?
मैंने कहा दोस्ती हुई नहीं, घर ले जाने की बातें शुरू कर दी तुमने। नहीं नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। उसने कहा देखो तो सही, वहाँ तुम्हें मेरी दुनिया नज़र आएगी, कमाल की दुनिया। मैंने कहा बाकी तभी गायब हो जाते हैं, तुम अपनी दुनिया दिखाने के लिए ले जाती होगी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक शैतानी भी छिपी थी। फिर वो कहने लगी तो अलविदा, तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते और अनजानों से मैं बात नहीं करती, जा सकते हो। मैं अपने काम में थोड़ी खोई हुई थी, आवाज़ें सुनाई दी तो मैं यहाँ आ गई। जा सकते हो, मुझे परेशान मत करो। भागती हुई गई, बड़ी तेज़ी से उस पेड़ पर ऐसे चढ़ी थी जैसे पैरों पर उसके गोंद लगा हो। ऐसे सीधी चढ़ गई और उस टहनी पर बैठकर बाल इस तरफ लहराए। बारिश हो रही थी लेकिन ऊपर वाले बाल उसके सूखे, हवा में जैसे लहराते हैं वैसे लहरा रहे। और फिर उसने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बंधु ने मेरी बाजू खींची और कहने लगा चल चल, मना कर दिया ना उसने, निकल निकल। लेकिन अरविंद कह रहा नहीं नहीं यार, करीब से देखा भाई, करीब से देखा, कितनी सुंदर थी। पैर उल्टे हैं तो क्या हुआ, कुछ लोग पैदा ऐसे होते हैं, भूत वूत नहीं है वो। मैंने कहा उसने खुद कहा है, डाकन हूं मैं और अलग दुनिया से आई हूं। दिमाग मत चला, चालाकी करेगा तो वो मार भी सकती है। अनजान खतरनाक होते हैं तो ध्यान रखना होगा। जैसे ही हम थोड़ा पीछे चलने लगे, मेरा मन ठहरा ठहरा सा, ऐसा लग रहा था जैसे रुक जाऊं, कुछ बात तो कर लूं। मैंने अपने दोस्तों को कहा ऐसा करो तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। उसने कहा है नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस तुम जाओ, मैं बस बातें करके आता हूं। बंधु कहने लगा नहीं ऐसे कैसे, अगर तेरी बात बन गई तो? वादा किया है तूने, अगर पटी तो उसकी बहन सहेलियां वगैरह गांव की और लड़की, वादा याद है ना? मैं दूर नहीं जाऊंगा, भरोसा नहीं तुम दोनों पर। बंधु हमारे साथ, अरविंद भी साथ। और फिर से मैं उस लड़की के करीब नीचे से आवाज़ लगाई, सुनिए, देखिए आप अच्छी हैं, मुझे लगा था डाकन होंगी, बड़े बड़े नाखून मारेंगी, आप तो काफ़ी अच्छी हैं। पैर उल्टे हैं तो क्या हुआ, ऐसा तो होता है ना जो काली शक्तियाँ होती हैं। मुस्कुराती हुई नीचे आई और कहने लगी अब काली शक्तियाँ भी कितनी तरह की होती हैं, हर रंग को मिलाओ तो उसे काला कहते हैं, पता है ना तुम्हें? फिर बंधु आगे की तरफ बढ़ रहा और कह रहा देखिए आपकी कोई बहन भी है छोटे कद की। अरविंद ने बंधु को पीछे खींचा, सामने वो मुस्कुराती हुई कह रही देखो मेरे जैसी और भी कई हैं, डाकन सिर्फ एक ही थोड़े ना होती है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें यह देखना होगा कि मैं कहाँ से आती हूँ। हिम्मत है जाने की तो हाँ करो, हिम्मत नहीं है तो रुको, मेरे जाने का समय हो गया है। हम तीनों में हिम्मत नहीं थी तो हमने सर हिला दिया नहीं। हमारे सामने बांसुरी बजाती हुई सामने की तरफ बढ़ने लगी। बड़ा सा पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के बीच में दरार अपने आप खुली, सफ़ेद सी रोशनी बाहर की तरफ निकली। उसने अपनी बांसुरी से ये सब किया था। फिर उस दरार के वो अंदर चली गई। बिल्कुल शांति, खामोशी, और बारिश धीरे धीरे कम हो गई, जैसे ये बारिश भी उसकी बांसुरी के कारण ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। उस पेड़ को हमने हाथ लगाया कि ये कैसा दरवाज़ा, नीचे घर है उसका, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं मिला। पेड़ों की उन पत्तियों को हिलाते हिलाते हम थक गए, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रास्ता नहीं। उसकी बातें सच थी, उसकी बांसुरी में एक शक्ति थी जिससे उसने ये रास्ता बनाया था। जहाँ से वो आई थी वो कोई साधारण दुनिया नहीं होगी, लेकिन जानने की इच्छा हम में भी थी। अगले दिन हमने गांव वालों से बात की। हमने उन्हें बताया डाकन को हमने देखा। गांव वालों ने कहा देखा तो हमने भी है, करीब जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हमने कहा हम करीब भी गए। उन्होंने कहा जिंदा बच गए। कहते हैं वो हमारे ऊपर असर करती है, दिमाग पर छा जाती है और फंसाती है। कपटी है वो, कपटी। मैंने कहा नहीं, जो कपटी होते हैं वो चेहरे से ही ऐसे होते हैं जैसे बेदर्द, बेरहम, बेखौफ, कमीने। वो तो मासूम थे, ऐसे लोग कपटी नहीं होते। पूरा दिन गांव वाले उसके बारे में बुरी बातें बताते रहे, कहते रहे लोग गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मैंने कहा हो सकता है उसकी दुनिया में लोगों को इश्क हो जाता हो, वहाँ से वापस आने की हिम्मत ना होती हो। और जितने भी यहाँ पर गायब हुए थे सभी मर्द ही क्यों हैं, यह सवाल का जवाब गांव वालों के पास नहीं था। औरतों ने भी उस डाकन को देखा है, लेकिन औरतों से वो डाकन दूर चली जाती है, बातें करती है लेकिन बुरा नहीं बोलती। मैंने कहा कि मर्दों से भी वो बोलती है, लेकिन ऐसा गवाह कोई नहीं है, सब कहाँ चले जाते हैं।
इस बात को कोई बताना नहीं चाहता था या उन्हें पता नहीं था। अगली रात हम तीनों ने फिर से सोचा, डाकन को देख कर आएंगे, फिर से बात करेंगे। सुंदर है ना, बातें करने में मजा आएगा। बंधु बार बार जैसे उससे बातें करने की एक नई सी गुजारिश हमारे सामने लेकर आता। दिन भर नई नई कहानियां, नई नई बातें, नई नई शायरी बनाकर हम तीनों तैयार। बात करेंगे, देखते हैं कितनी खतरनाक है। बाकी चीज़ें हमारे पास, भगवान की तस्वीरें वगैरह, उससे बचने की तरकीबें जो गांव वालों ने दी थी, वो सब कुछ हमारे पास था। रात को उसी जगह पेड़ से उतरकर वो कहने लगी, अभी तो बांसुरी बजानी शुरू भी नहीं की थी, पहचान बड़ी जल्दी लिया। इस जगह आ गए, हिम्मत वाले हो, मेरे सामने खड़े हो, मेरी पहचान जानने के बाद भी, यानी कि किसी न किसी खास मकसद के लिए आए हो। मेरे साथ तो जाना नहीं चाहोगे। बताओ सोच क्या रहे हो? कोई गलत हरकतें तो नहीं सोच रहे? डाकन हूं, ताकतवर भी हूं, मार भी सकती हूं, ये याद रखना। यह बात सुनते ही बंधु थोड़ा सा पीछे हुआ और कहने लगा, तुम दोनों देखो, मुझे थोड़ा सा अब डर लगने लगा है। पता नहीं क्यों। मैं आगे हुआ और मैं उसे कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाऊं तो वादा करो तुम मुझे मारोगी नहीं। उसने कहा, मैं वादा करती हूं, मैं किसी को नहीं मारती, किसी की जान नहीं लेती। बात यहीं खत्म हो गई। मैंने कहा, ठीक है, तो हम देख कर आते हैं वो कौन सी दुनिया है जो तुम्हारी बांसुरी से खुलती है। बंधु पीछे की तरफ भागने लगा, अरविंद भी पीछे भागने लगा। कहने लगा, वो भयानक दिख रही है, वो भयानक दिख रही है। बड़ी तेजी से भागे। मुझे वो भयानक नहीं लग रही थी। मैं भी पीछे भागा। मुझे मेरे दोस्तों पर यकीन था। मैं जानता था मेरे दोस्त जो भी कुछ करते हैं, कुछ सोच कर करते हैं। डर कर भागे हैं, कुछ न कुछ देखा होगा। मैं पीछे पहुंचा एक पेड़ के पास। मुझे खींचा दोनों ने और कह रहे, देख, तुझे बचाने के लिए यहाँ पर भगाया है हमने, हमें उसकी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। फिर अरविंद बोल पड़ा, लेकिन एक बार कोशिश हम कर सकते हैं, अगर हम तीनों दिमाग लगाएं तो जा सकते हैं। अभी डर कर ऐसे भागे थे जैसे वापस नहीं जाना चाहते। अभी मुझे खुद उस डाकन के पास लेकर आए और कह रहे, हम जाने को तैयार हैं। मुझे कभी मेरे दोस्त समझ नहीं आए, ना आ जा रहे थे। वो डाकन अपनी बांसुरी बजाती हुई वो पेड़ के करीब वो दरवाजे को खोलकर कहने लगी, भरोसा करो और चलो मेरे साथ। हमने भरोसा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगे। उस पेड़ के अंदर वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा, फट्टों का एक पुल बना हुआ उस पेड़ के अंदर। हम चलते गए और नीचे कोई नदी थी या क्या था, उसमें से रोशनी निकल रही। डर था गिरने का, लेकिन उसने हाथ पकड़ रखा और कहा, गिरना मत, रास्ता खतरनाक है, मेरे पीछे चलना। वो फट्टों वाला पुल हिल नहीं रहा था तो काम आसान रहा, लेकिन नजर नीचे पड़ती तो डर भी ज्यादा लगता। जैसे ही हमने वो रास्ता पार किया, उसने बांसुरी बजाई, पीछे वाला वो दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, यही तो है सवाल का जवाब जो तुम जानना चाहते थे। जो गायब होता है वो वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता ये सोचा है कभी? कहाँ चला जाता है ये सोचा है कभी? वापस जाता भी है तो उसके बाद क्या होता है? ये सवालों के जवाब तुम्हें भी मिलेंगे। उसका वो भयानक रूप, उसके जो बाल लंबे थे ना, वो कोई साधारण बाल नहीं थे। हर एक बाल एक पतले सांप की तरह चारों तरफ हवा में उड़ता हुआ। वो बाल लहरा रहे पंखों की तरह और अब वो हवा में उड़ रही और कह रही, समय कम है, जवाब पूरा मिलेगा। जवाब पूरा मिलेगा जब मैं अपने पूरे रूप में आऊंगी। शिकार के वक्त ही रूप बनाया जाता है, शिकार को फंसाने के लिए तो सुंदर रूप ही काफी होता है। ये कहकर वो उड़ती हुई चली गई। हालत हम तीनों की पतली थी, जबान हम तीनों की सूख चुकी थी। पीछे जाने का रास्ता बंद। हम तीनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी और सबसे पहले मैंने ही कहा, अब हम गए। ये तो बुरा फंसा गई। हमें लगता था कि मासूम चेहरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है हमें, एक्सपीरियंस पहली बार। लेकिन ये मजाक का समय नहीं था। मैंने मजाक करके थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने दोस्तों के चेहरे पर लाने की कोशिश की।
लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए। जब मौत नजर आती है तो चेहरा उतर जाता है। उसी फट्टों वाले पुल से पीछे भागे। वहां कोई दरवाजा नहीं था, दीवार सी थी, बड़ा सा पहाड़ ऊपर की तरफ। कोई भी दरवाजा नहीं, यानी इस दुनिया में आने का रास्ता उसकी उस बांसुरी से था, और बाहर जाने का रास्ता कैसे है हमें नहीं पता। हम वापस आए उसी जमीन पर। अंधेरा था और रोशनी पत्थरों के बीच से निकल रही। पत्थर चमकीले थे, कुछ हिस्से कांच के, और पत्थरों के बीच जैसे लावा उबल रहा हो, ऐसे पत्थर हर तरफ, जिससे रोशनी हुई। पेड़ों के ऊपर बड़े बड़े फूल लगे हुए, बल्ब की तरह रोशनी करे हुए। दूर दूर तक देखने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा, इसीलिए हम आगे बढ़े। हमने देखा ये भयानक रास्ते, ये भयानक पेड़, और चारों तरफ अजीब अजीब से पेड़ जिनकी कई टहनियाँ, और नीचे गंदगी और कीचड़। वहाँ भटकते हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया, और दूर से हंसने की वो आवाज़ें। पहले तो वो प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आ रही थी उस डाकन की, फिर भयानक भयानक आवाज़ें, फिर चीखने की आवाज़ें, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। रूप बदल रही थी ना, अपना रूप, शिकार करने के लिए रूप बदल रही। वहाँ कराहने की बहुत सारी आवाज़ें आ रही एक खास तरफ से। जैसे ही हम उस तरफ गए, वहाँ जो देखा उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। एक बड़ा खड्डा था, उस खड्डे में कई इंसान बिना नीचे वाले हिस्से के, यानी उनकी टांगे नहीं थी, कमर नहीं थी, ऊपर वाला हिस्सा, बाजुओं से ऐसे ही खुद को घसीटते हुए खड्डे से बाहर आने की कोशिश कर रहे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, वो कह रहे, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। लगभग 30 से 40 लोग थे। भागदड़ सी मची हुई उनमें बाहर निकलने की, उनकी वो कोशिश, वो कवायद। और ऊपर से हमने सवाल पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे? एक आदमी ने जवाब दिया, जैसे तुम यहाँ पर आए हो वैसे ही हम यहाँ पर आए थे। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। वो हमेशा के लिए ऐसे कैद रखती है जब तक हम मर नहीं जाते। 3 दिन बाद खाना और पानी मिलता है, जानवरों की तरह तड़प कर रहना पड़ता है। वो सज़ा देती है इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़े। हमें बाहर निकालो, हमें भागने का मौका दो। हमारे पास उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन दिमाग में ये आया, अगर हमारी हालत ये होगी, हम भी चाहेंगे कोई मदद करे। हमने अपनी शर्ट्स उतारी, गांठ बांधी और नीचे की तरफ लटकाई। 40 लोग एक साथ ऊपर आना चाहते थे। कमर के नीचे के हिस्से में लटकती हुई वो उनकी नब्ज, वो हड्डियों के हिस्से बेहद डरावने थे। जब वो ऊपर आए, वो अपने हाथों के सहारे भाग रहे। ना तो वो नीचे का हिस्सा कटने के कारण मर पाए, और ना उन्हें पूरी तरह से जिंदा कहा जा सकता था। वो आदमी जिसने मदद मांगी थी, वो हमारे पास रुका हुआ और कह रहा, भागने की कोशिश करो, भागो। जब वो पूरा रूप बनाएगी ना, उसके बाद तुम्हारे नीचे का हिस्सा खा जाएगी। बहुत दर्द होता है, बहुत। मरता भी कोई यहाँ नहीं, कैद कर लेती है वो कैद। भूख उसकी कभी मिटती नहीं। भागो। हम उनके पीछे पीछे भागने लगे, और वो उन्हीं फट्टों वाले पुल की तरफ भाग रहे। उस आदमी से मैंने सवाल किया, वहाँ से निकलने का रास्ता क्या तुम्हें पता है? उसने कहा, नहीं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है, लेकिन सबका कहना था वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। हम सब कोशिश करने के लिए ही तो जा रहे हैं। वो पकड़ती है, भागने का मौका नहीं देती, बचने का एक ही रास्ता। तुम लोग तो इतनी आगे तक आ गए, शायद तुम तीनों को खाने के लिए ज़्यादा बड़ा आकार बना रही है। एक साथ आए हो ना, ज़्यादातर तो अकेला ही आता है कोई, कभी कभी कोई 2 यहाँ फंसते हैं। तुम 3 आए हो तो समय ज़्यादा मिला। जल्दी कोई रास्ता तो होगा। वहाँ बड़ी जल्दी दीवार के पास सब खोदने लगे अपने हाथों से ही। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शरीर के नीचे के हिस्से को काटा गया हो। रोते रोते कई तो उस फट्टे वाले पुल से नीचे गिर गए। नीचे से चीखने की आवाज़ें आती रहीं। वो लावा था या क्या चीज़ थी, उसके बीच वो गिरे, लेकिन फिर भी चीखने की आवाज़ें, तड़पने की, कराहने की आवाज़ें, और सबको इन आवाज़ों ने डरा दिया। जब दरवाज़ा ढूंढ नहीं पाए तो सब इधर उधर तितर बितर होकर भागने लगे, और हम भी भागे।
वो डाकन की चीखने की आवाज़ें भयानक थी जो चारों तरफ गूंज रही। हमें लगा हमें दूरी बनानी चाहिए। वो आदमी कहने लगा, दूरी बनाकर कोई फ़ायदा नहीं, ये उसकी दुनिया है, भाग नहीं सकते, चाहे जितनी रफ्तार बना लो। और यहाँ पर जितनी दूर जाओगे किसी दूसरे डाकन के इलाके में पहुँच जाओगे, और दूसरे डाकन के इलाके में और भी खौफनाक सज़ा। देखा है मैंने वहाँ पर आंखें निकाली जाती हैं, पेड़ पर टांग दी जाती हैं। देख सकते हो पेड़ के ऊपर से अपने शरीर को दर्द मिलते हुए। बहुत बुरी सज़ाएं हैं यहाँ, बहुत बुरी। डाकन बेहद भयानक होती हैं, लेकिन हमें जो करना है जल्दी करना होगा। सबसे पहले डाकन के शरीर से वो मुर्दा कुत्ते निकलते हैं। अजीब से बड़ा सा सर होता है, कुत्तों की तरह भौंकते हैं, लेकिन देखने में कुत्ते नहीं होते। वो काट काट कर शरीर के नीचे के हिस्से को फाड़ डालते हैं, टांगों के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। फिर वो डाकन खा जाती है। भागना होगा, उसकी चीखें भयानक है। इस बार वो राक्षस कुत्ते बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे, भागो। हम भागने लगे उससे दूर, लेकिन डर था कहीं और भयानक सज़ा ना मिले। लेकिन एक पत्थर की पहाड़ी के ऊपर चढ़कर हमें सुरक्षित महसूस हुआ, तो हम एक दूसरे से बातें करने लगे, थके हुए। क्या करेंगे? कुत्तों की वो आवाज़ें ऐसे यहाँ पर गूंज रही जैसे वो छोड़ने वाले नहीं। वो खौफ था जो दूर दूर तक फैला हुआ था, और हमारी बातें भी उस खौफ से बचने के लिए ही थी। क्या करें अब? वो आदमी ज़्यादा समय से यहाँ पर था, उसे पता भी ज़्यादा होगा। और वो कहने लगा, जिस गांव से तुम आए हो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। 3 साल पहले मैं इस डाकन के चक्कर में फंसा था। मैं उसके पीछे पीछे गया। बहाना लगाती है अपनी दुनिया में आने के लिए, कई बार बहाने से फंसा लेती है। मेरी बीवी का रूप इसने बना लिया था। कपटी है यह, कपटी। मुझे लगा मेरी बीवी जा रही है तो शायद मैं भी जाऊं अपनी बीवी को बचाने के लिए। यहाँ आकर पता लगा उसने फंसाया है। बस उसके बाद से सज़ा भुगत रहा हूँ। वो डाकन कपटी है, बहुत तरीके अपनाती है आपको फंसाने के लिए। तुम्हें फंसाने के लिए भी उसने कोई तरीका अपनाया होगा। हम तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे। हम तो खुद फंसने के लिए आए थे। बचाया जा सकता था खुद को, जैसे उसे कमज़ोरी पता थी, और हमने भी अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनने ही नहीं दिया। फिर उस पहाड़ी को उन कुत्तों ने घेर लिया। ऊंचाई पर चढ़ नहीं पा रहे थे, और ऊपर से बचने की हमारी कोशिशें। पत्थर बहुत थे, और पत्थरों को मार मार कर कई कुत्तों को कुचलने की हम कोशिश कर रहे। 15 से 20 कुत्ते थे, लेकिन पत्थर भारी थे, बहुत ज़्यादा संख्या में। तो धकेल धकेल कर उन पत्थरों को हमने नीचे गिराया। कई कुत्ते कुचले गए। पहली बार जैसे उनमें खौफ था, भागे वहाँ से। और फिर चीखने की आवाज़ें। वो कुत्ते उसके शरीर से निकले थे। वो डाकन ने फिर से जैसे उन्हें निगल लिया हो, फिर से अपने रूप की तरफ बढ़ रही। शायद हमारा शिकार वो कुत्ते नहीं बल्कि वो डाकन ही करेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा, उसके पास ऐसे रक्षक कम नहीं हैं। देखते जाना कैसे भयानक भयानक जीव यहाँ पर आते हैं। भागो यहाँ से, अब उसे पता लग गया है कुत्ते पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते थे, कुछ और आएगा। हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बड़े बड़े मुंह वाली बड़ी बड़ी वो मकड़ियाँ देखी जो हमारी तरफ बढ़ रही, हमने भागना शुरू कर दिया। उस पहाड़ी पर जाला बिछा बिछा कर वो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। जिस तरफ से हम चढ़ रहे, ऐसा लग रहा जैसे यहाँ से हम भागेंगे तो कुछ और हमारा पीछा करेगा। वो मकड़ियाँ हमारे पीछे, लेकिन हमने भी वो लकड़ियों के भाले बनाए जो वहाँ ढेर सारी पड़ी थी। लंबे लंबे वो बांस के टुकड़े मकड़ियों के सर को हमने उनके सर में घुसा घुसा कर फाड़ डाला। ऐसे उन मकड़ियों से हम बचे। वो आदमी कह रहा, पहली बार देखा है इनसे मुकाबला करते हुए। मुझे लगने लगा है हम बच सकते हैं। अगर तुम बचने का कोई रास्ता ढूंढ पाओ तो हम बच सकते हैं। उन मकड़ियों को वापस जाते हुए देखा, और उस डाकन की चीखने की वो आवाज़ें जब गूंजी, हमें पता था कुछ और आएगा, लेकिन कुछ ऐसा आएगा वो हमें पता नहीं था। 4 छोटे छोटे बच्चे, ये लड़कियां थीं, 6-6 साल की लग रही होंगी, एक जैसी 4 की चारों, उससे निकली थी। उल्टे पैर, भयानक चेहरा,
पत्थरों को दांतों से चबा रही, इतनी सख्त थी। लकड़ी का उन पर कोई असर नहीं। उन्हें भेदा नहीं जा सकता था, मारा नहीं जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था। मेरे दोनों दोस्तों के पांवों को काटा उन्होंने, बाजू पर बड़े बड़े कट के निशान, लेकिन उन्हें रोकने का एक तरीका था। अगर उन्हें उसी फट्टों वाले पुल के करीब ले जाएं, वहां से धकेल कर नीचे गिरा दे, ये काम किया जा सकता था, वरना उन्हें मारना असंभव था। उनका वजन कम था, उठाकर पटक सकते थे, और हमने उठाकर पटका उस लावे वाले उस हिस्से में जहां चीखने की आवाजें नीचे से, और एक को हम सब ने मिलकर दबोचा। उसके सर को पकड़कर हम कह रहे, नीचे जाओगी या अपने माँ के पेट में। वो भय को महसूस कर रही, उसकी आंखों में डर, खौफ था। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन वापस जाने के लिए सौदा करना पड़ता। सौदा उसके साथ मैंने ये किया कि बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है, बताओ। उसे नीचे लटकाया और वो बोल पड़ी। बताया उसने, उसकी बांसुरी में एक जादू है। सिर्फ वही मधुर बांसुरी नहीं बजा सकती, उसे तो बांसुरी बजानी तक नहीं आती। राक्षस की ये पुरानी बांसुरी उसे जब से मिली है, वो ताकत को बढ़ाती जा रही है। वो डाकन इतनी शक्तिशाली बनी कि अपनी दुनिया बना ली उस बांसुरी से। उसकी बांसुरी अगर तुम बजाओगे तो वो दरवाज़ा खोल सकते हो। उसे यहाँ कैद करके अगर बांसुरी ले जाओगे, दोबारा कभी उस दुनिया में वो आ नहीं पाएगी। हमेशा यहाँ कैद, भूखी प्यासी, धीरे धीरे कमज़ोर। हमने उस छोटी सी शैतान लड़की को उसी लावे में फेंका। मेरे दोस्त वो आदमी देख रहे थे। मैंने कहा, सबूत मत छोड़ना। अगर इसने जाकर बता दिया उस डाकन को तो वो पहले से सतर्क हो जाएगी। हमें उसे फंसाना होगा, बड़े दिमाग से फंसाना होगा। वो डाकन ने अपना रूप बना लिया था, हमारी तरफ बढ़े आ रही, और हम भी उस फट्टे वाले पुल पर थे। वहां पहुंचने से पहले वो थोड़ी सी सतर्क हुई, सोच में पड़ी हुई, घबराई हुई देख रही थी आगे की तरफ, लेकिन फिर कह रही, मरना तो होगा, बच नहीं सकते। और मेरी नज़र उसकी कमर पर बंधी हुई उस बांसुरी की तरफ थी। मुझे लगा कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इसे फंसा पाऊं। उस आदमी ने एक खास बात बताई थी हमें कि ये जो डाकन है ये रूह का सौदा करती है, आत्मा का सौदा। इसे शरीर के सिर्फ हिस्से नहीं चाहिए, इसे एक आत्मा चाहिए अपने सर का एक बाल बनाने के लिए, जिससे इसकी ताकत बढ़ेगी। अगर तुम अपनी रूह इसे दोगे तो ये खुश होगी, शायद मदद भी कर दे, कुछ अच्छा दे भी दे आसानी से। लेकिन अपनी रूह देने के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे एक शाप की तरह। वो नर्क की जिंदगी हमें अपनी दुनिया में भी जीने को मिलेगी। इससे मुझे एक तरकीब आई, क्यों ना मैं उसे फंसाऊं, सौदा करने के बहाने उसकी बांसुरी लूं, बजाते हुए बाहर निकल जाऊं। यह काम आसान नहीं होगा। वो डाकन हमें मारने के लिए उतारू थी और मैंने आगे खड़े होकर कहा, तुम्हारा भोजन बनना एक सम्मान की बात है। मैं अपनी रूह तुम्हें देना चाहूँगा, बस कुछ मदद तुम भी कर दो। तुम्हारा मासूम और प्यारा चेहरा, मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे, लेकिन ये भयानक चेहरा दिखाकर सिर्फ डराओ मत, बस उसी स्वरूप में आ जाओ। वो उसी स्वरूप में आई, वो प्यारी सी लड़की बनकर। लेकिन मुझे फ़ायदा ये था कि इस प्यारे से स्वरूप को कमज़ोरी में पकड़ा जा सकता है। बस बांसुरी तो छीननी है मुझे, इसे फेंकना है नीचे। जब तक ये ऊपर आएगी मैं दरवाज़ा खोल लूँगा। उसके करीब गया और मैं कहने लगा, मैं अपनी रूह तुम्हें देना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे तुम्हारे सर पर हाथ रखना होगा, उसके बाद तुम्हारी रूह मेरी। मैंने हामी भरी। वो जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखने वाली थी, मैंने उसकी बांसुरी छीनी। उसने अपने हाथ से मेरी कलाई को पकड़ा। मैंने अपना हाथ छुड़ाया, धक्का देकर उसे लावे में गिरा दिया। वो जब तक अपने बाल खोलकर उड़ पाती, वो लावे में थी। धधक रहे लावे से बाहर निकलने में उसे परेशानी हो रही और मैंने बांसुरी बजाई। जैसे ही मैं बांसुरी बजाकर बाहर भागने वाला था, दरवाज़ा तो खुल चुका, लेकिन वो डाकन ऊपर आ चुकी। उसने उस आदमी को बीच में से फाड़ दिया। मेरे दोनों दोस्तों को कंधों से पकड़ा हुआ घसीट रही वो नीचे और कह रही, आ जाओ, अपने दोस्तों को नहीं बचाओगे। मैं अपने दोस्तों को बचाना तो चाहता था। उसने लावे में फेंक दिया और कह रही, तुम नहीं बच सकते, भागना मत।
मेरे पास एक ही रास्ता था, भागने का। वो बांसुरी लेकर मैं उस दरवाजे से बाहर, फिर से बांसुरी बजाकर मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे मैं खुद को बचा पाया था, लेकिन मेरे दोस्त कुर्बान हो गए, बच नहीं पाए। लंगड़ाता लंगड़ाता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा। टांगों में दर्द हो रहा था, चला था बहुत ज़्यादा। गांव में पहुंचकर रोते हुए गांव वालों को जगाया, जो कि शायद अंधेरा होने के कारण सो रहे होंगे। शांति थी उस गांव में। जब मैं चीखा, गांव वाले बाहर आए। पहले तो मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? मैंने कहा, क्या बताऊं, आपकी बात माननी चाहिए थी। फिर सामने से भाग कर आते हुए मैंने बंधु और अरविंद को देखा। मेरी आंखें खुली की खुली। आंखें मलते हुए मैंने कहा, बंधु, अरविंद, तुम आओ, तू वहां कौन था? और सामने से उन्होंने जब कहा, तुम हमारा नाम कैसे जानते हो, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं विवान, पहचान क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा, विवान? विवान ऐसा नहीं दिखता, कौन है तू, सच बता। और विवान कहाँ है? कमरे में तो नहीं है। अब लड़कर कहाँ गया था? तभी बंधु बोला, मुझे नहीं पता यार, कमरे में नहीं है तो बाहर होगा ना। मैंने कहा, मैं हूँ विवान, और तुम तो वहां मर गए थे ना। जैसे ही एक आदमी ने कहा, इसके पैर देखो, इसके पैर। मेरी नजर भी मेरे पैरों की तरफ पड़ी। मेरी एड़ियां आगे की तरफ थी और पैर पीछे की तरफ। देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए और मैंने सबको भागते हुए देखा। मेरे दोस्त मुझसे दूर भाग रहे और एक तरफ पानी में जो रुका हुआ था, मैंने अपना चेहरा देखा जो बदला हुआ था, बिल्कुल अलग। बदला हुआ ये चेहरा शायद कोई ना पहचानता, और मैं जान गया क्यों वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। लेकिन मेरे दोस्त, वो तो वहाँ मरे थे। ये क्या है? यहाँ पर बांसुरी की जब आवाज़ सुनाई देने लगी ना, मैं समझ गया ये क्या है। भागा बांसुरी की आवाज़ का पीछा करते हुए। जब मैं वहाँ पहुँचा, पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई मैंने वो डाकन देखी। लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा, बांसुरी बजाते हुए। मैंने पीछे से कहा, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? मेरे दोस्त, तुमने मेरे दोस्तों को मारा तो वहाँ कौन है? नीचे आई मुस्कुराती हुई, चेहरा नहीं बदला उसने, और कहने लगी, तुम्हारे दोस्त तो डर कर भाग गए थे। तुम्हें लगा वो तुम्हारे दोस्त थे? जब तुम बाहर की तरफ आए थे ना, मैं तुम्हारा रूप इख्तियार करके उन्हें कमरे के अंदर ले गई और यहाँ ऐसे ही स्वरूप बनाकर तुम्हारे दोस्तों के तुम्हें अपनी दुनिया के अंदर ले गई। इसीलिए तो मुझे कपटी कहते हैं। तुम्हारे साथ जो दो दोस्त आए थे ना, वो तुम्हारे साथी थे ही नहीं, मेरे कपट के प्रारूप। और अब तुम भी जो रूह मुझे दे चुके हो, यहीं पर रहोगे ऐसे ही बनकर मेरे गुलाम, जैसे ये सब हैं। वहाँ मैंने सबको देखा। वो आदमी जो धड़ के बिना थे, यहाँ उनके शरीर थे, गुलामों की तरह सर नीचे करके। जान गया मैं, लेकिन सवाल था कैसे? और उसने कहा, मुझसे जो बांसुरी लेता है वो मेरा गुलाम होता है। इसी कपट में तो फंसाया तुम्हें। मेरी दुनिया में आकर मुझसे बांसुरी लेना, बांसुरी बजाकर इस दुनिया में आना और बांसुरी से वो दरवाज़ा बंद करना, क्योंकि तुम्हारी रूह तो वहीं रह जाएगी। यही तो गुलामी के लिए चाहिए होता है, और अपने कपट से तुम्हें गुलाम बना लिया। अब मैं उठने के लिए कहूँगी तुम्हें उठना होगा, बैठने के लिए कहूँगी तुम्हें बैठना होगा। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। और बस जैसा मैंने वादा किया था, मारूंगी नहीं, ऐसे अधमरे से जिंदा रहोगे गुलाम बन के। उसने चुटकी बजाई और हम सब एक कतार में। ना तो उसके बाद मेरा कंट्रोल मेरे शरीर पर रहा, ना मेरे दिमाग पर। जैसा वो कहती वैसा मैं करता, इंतज़ार किसी और शिकार का। और रात के वक्त मेरे दोस्त भी मुझे घूमते हुए नज़र तो आए, लेकिन उनके सामने बिना इजाज़त मैं आ नहीं सकता था, और इजाज़त मुझे
मिली नहीं। मेरे दोस्त भी आने वाले हैं मेरे करीब ढूंढते हुए, और अपने कपट में वो उन्हें भी फंसाएगी। जैसे मैं हूँ मेरे दोस्त भी वैसे ही तो हैं। लेकिन आपको सतर्क करना चाहूँगा, कभी भी आपको किसी जंगल में एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखे, मासूम सी लगे, तो भरोसा मत करना। आप भी एक ऐसी चंगुल में फंसोगे, एक ऐसे कपट का शिकार हो जाओगे कि बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा और बताने के लिए ज़बान नहीं बचेगी। गुलाम बनेंगे आप भी मेरी तरह।